हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस, क्योंकि बिहार पुलिस जो है, बिहार सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी जो हैं, बहुत सारे वैकेंसी बिहार पुलिस का लेकर के आए हैं। इतना वैकेंसी पहली बार जो आई है बिहार सरकार के बिहार पुलिस में। तो आप सभी लोग जो है बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाएं, और इस बार किसी को बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं रुकनी चाहिए। जो संघर्ष जितना करेगा वो उतना ही निखरेगा। तो हमारे जो चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर जो है बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस और डेली जो है 50 क्वेश्चन की सेट प्रैक्टिस होगी। तो हो गई है रन की तैयारी, युद्ध करने की बारी है। अरे हो गई है रन की तैयारी, युद्ध करने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर जो आपको लिए ले करके आया है बहुत ही बढ़िया ऑफर, जो बिहार पुलिस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं आप लोग। तो बहुत सारे बिहार सरकार ने वैकेंसी दे दी है, लगभग 21,391 पद जो है बिहार पुलिस के आया हुआ है। तो इसके लिए इसको लेकर के जो है हम लोग बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस करेंगे, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जो है अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। जब हम दूध को खुले में रख देते हैं, उसको मतलब जिस प्रकार के रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, वहाँ नहीं रखते हैं, तो कुछ देरी के बाद ऐसे जो खुले में छोड़ देने के बाद जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है। तो आखिर दूध खट्टा क्यों होता है? तो खट्टा, जब दूध को हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें बहुत सारे रोगाणु जो होते हैं, रोग जनित जो वायरस होते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और दूध में जो है लैक्टोज अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल और लैक्टोज जो शर्करा में बदल जाता है, जिसके कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है। और किसके कारण हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या चीज़? दूध खट्टा हो जाता है। और दूध, अब अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं दूध खट्टा हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दूध अम्ल है कि क्षार है। ये भी पूछ सकती है आपसे कि दूध का पीएच मान क्या है। तो पीएच स्केल पर अगर जो हम जानेंगे, तो इधर यानी कि इधर 7 ले लेते हैं, तो 7 जिसका पीएच मान होता है वो उदासीन होता है। क्या चीज़? उदासीन होता है। और अगर जो हम बात कर लेते हैं 7 से, अगर जो जितना हम नीचे आएंगे वो अम्ल हो जाएगा, और 7 से जितना हम लोग ऊपर जाएंगे वो क्या चीज़? भस्म या क्षार हो जाएगा। क्या चीज़? भस्म और क्षार हो जाएगा। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और 6 होने के कारण दूध जो है अम्लीय होती है। तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण, और दूध में बहुत सारे जो है रोगाणु जम जाते हैं, जिसके कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है, और दूध देखेंगे कि दही टाइप का हो जाता है। लेकिन वह दही नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें दही वाला जो किण्वन प्रक्रिया होती है वो नहीं शुरू होती। अब आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि किस प्रक्रिया द्वारा दूध से दही बनती है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा जो है दूध से दही बनती है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो किण्वन प्रक्रिया दिखा। तो क्या कुछ देर जो हम दूध को खुले में छोड़ देते हैं तो खट्टा हो जाता है? किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है खुले में छोड़ देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या? निम्नलिखित से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है? यानी कि हम फल को पकाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो जिस प्रकार से हम लोग देखते होंगे कि आम तोड़ कर लाएं, आम तोड़ने के बाद क्या होता है कि उसको कच्चा आम तोड़ते हैं, कच्चा आम तोड़ने के बाद उसके बाद पकाते हैं, क्योंकि पक्कल आम तो अपने टभक जाता है, तो टभकने से तो वो मीठा रहता है। तो आम जो है 2 प्रकार से पकती है। एक तो ज़बरदस्ती हम लोग पकाते हैं, दूसरा जो अपने इच्छा से पकता है। तो बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है वो 2 तरह से है। अगर जो आप पहले से तैयारी किए हुए हैं तो नौकरी अपने से हो जाएगा। अगर जो नए पहले से तैयारी किए हुए हैं तो ज़बरदस्ती यानी हासिल 2 तरीका से किया जा सकता है। प्यार से हो जाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई ज़बरदस्ती से करना है, ये है। तो किसी भी प्रकार से, तो क्या चीज़ क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है? यानी कौन सा अम्ल? अगर जो हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक तरीका से, यानी हम लोग ज़बरदस्ती पकाएंगे तो कौन से अम्ल के कारण? एथिलीन अम्ल के कारण।
एथिलीन। एथिलीन अम्ल के कारण हम लोग जो है कि यह रासायनिक विधि द्वारा पका सकते हैं। अगर जो भौतिक पादप हार्मोन कौन है जो फल को पकाने में मदद करता है, तो इथाइलिन है। कौन सा है? इथाइलिन। इथाइलिन द्वारा जो है फल जो है पेड़ में पक जाता है। पेड़ में कैसे पकता है? कौन अम्ल के कारण जो है फल जो है यानी पेड़ पौधे में ही पक जाते हैं? तो इथाइलिन अम्ल के कारण। अगर जो बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर जो इसको हम जबरदस्ती यानी रासायनिक विधि द्वारा फल को पकाने की बात करेंगे, तो एथिलीन द्वारा जो है रासायनिक विधि, जिस प्रकार से हम लोग कार्बेट देखे होंगे, कार्बेट जो होता है एथिलीन होता है, वो काफ़ी हीट होता है और गर्म के कारण जो है फल पक जाते हैं। तो कौन सा अम्ल के कारण होता है? एथिलीन के अम्ल के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? यानी जो ये दिया हुआ है निम्नलिखित ईंधन, ये सब ईंधन है। ईंधन का मतलब क्या चीज हुआ? जलावन, यानी जलने वाला वस्तु। तो इसमें से कौन सा ईंधन है जो कि कम प्रदूषण किए हुए सबसे उचित होता है? तो सबसे कम प्रदूषण किए हुए सबसे बढ़िया ईंधन जो होता है हाइड्रोजन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन सभी को, अगर जो हम लोग मिट्टी के तेल जलाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोयला को अगर जो जलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डीजल को अगर जो जलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन हाइड्रोजन को अगर जो हम लोग जलाएंगे तो जलता कोई वस्तु कब है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है। जब तक जहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कोई वस्तु में आग नहीं लग सकता है। तो अब जैसे कि हाइड्रोजन को जलाएं और ऑक्सीजन को जलाएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो क्या चीज़ बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो इसमें कोई प्रदूषण नहीं होती है, इसमें कोई गैस का निष्कासन नहीं होता है। इसीलिए जो है हाइड्रोजन को अगर जो हम जलाएंगे तो ये जल बन जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या चीज़ बन जाता है? जल बन जाता है। तो यह न्यूनतम वायु प्रदूषण है, इसमें कोई वायु का प्रदूषण नहीं होता है। यह जो है डायरेक्ट जो है क्या चीज़ के ईंधन है जो कम वायु प्रदूषण किए हुए जलता है। कौन? हाइड्रोजन जो है। कौन है इसका राइट आंसर? हाइड्रोजन होगा। बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा क्या चीज है? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा के हम लोग बहुत सारे उपयोग करते होंगे। जैसे में क्या चीज, यानी कि जैसे कि हम लोग कोई खास्ता बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। और बता देते हैं कि और अगर जो हम लोग और बेकिंग सोडा जिस प्रकार से एसिटिक अम्ल, यानी कि अगर जो पेट में एसिटिक हो जाती है, दर्द होने लगता है, तो वो सोडा के कारण भी हम लोग एसिटिक को कम किया जा सकता है। क्योंकि बताते हैं हम लोग कि जब पेट में दर्द होने लगता है तो अम्ल के कारण दर्द होता है, और सोडा जो होता है भस्म होता है। जैसे हम सोडा लेते हैं जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो है अम्ल इधर है, भस्म डाले तो अम्ल और भस्म मिल करके उदासीन बन जाता है, जिसके कारण पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है। तो ऐसा ये घरेलू फर्स्ट एड है जिसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं घर के उपयोग के लिए भी। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 जो होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अब पूछ दे NaCaOH का होल थ्राइस क्या चीज है? तो यह जो है बूझा चूना का है। क्या चीज का? बूझा चूना। बूझा चूना, बूझा चूना का रासायनिक सूत्र। अगर जो आपसे पूछ दे संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर जो आपसे पूछ दे धोने वाला सोडा यानी कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है, तो धोने वाला सोडा का सूत्र क्या चीज होता है? Na2CO3 धोने वाला सोडा। और इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी, सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको क्या चीज? सोडियम बाइकार्बोनेट। जिस प्रकार से अगर जो हम बात कर लेते हैं अग्निशामक अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, यानी आग बुझाने वाला, उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन का जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन बहुलक है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुलक होता क्या चीज़ है। तो कोई प्रक्रिया है जिसके द्वारा
जिसके द्वारा भौतिक गुण, बहुत सारे अणुओं को मिलाकर भौतिक गुण में परिवर्तित किया जा सकता है। तो घी तो देख लेते हैं सबसे पहले। घी रासायनिक, यानी कि घी हम लोग खुद हाथ से बनाते हैं, लेकिन स्टार्च नहीं हम लोग हाथ से बनाते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते हैं, रुई को हम लोग बनाते हैं हाथ से नहीं, इसमें बहुत सारे अणु मिल जाते हैं और इसको भौतिक रूप से, यानी कि दो तरीका से जान लीजिए, बहुलक पॉलीमर होता है, बहुलक को हम लोग पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं, और ये जो होता है रासायनिक विधि द्वारा हम लोग घी बनाते हैं, उसको दही बनता है। सबसे पहले दही को हम लोग उसको पेराई करके उसमें नेनू निकालते हैं, जिसको क्रीम कहते हैं, और उसके द्वारा फिर गर्म करके हम लोग घी बनाते हैं। तो ये अपने खुद हाथ में इसको, और ये जो है पॉलीमर, यानी कि कोई भी अणु जिसके द्वारा हम लोग भौतिक रूप से उसको हम लोग नया चीज़ में बदल सकते हैं, उसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, उसको हम लोग क्या चीज़, बहुलक कहते हैं। तो बहुलक कौन नहीं है, तो घी जो है बहुलक नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्र में हम लोग जानते जाएंगे तो नदी की अपेक्षा तैरना उसमें आसान होता है, क्यों? आप लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोग जानेंगे घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व किसे कहेंगे, अगर जो घनत्व जानते हैं तो आप तो आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग, ये नदी हुई, हमारी नदी निकल रही है, यहाँ क्या चीज़ हुआ, समंदर हो गया। तो समंदर यहाँ से जिस प्रकार से हम लोग यहाँ एक जहाज, एक पानी वाला शिप हुआ, इधर ले गए, तो यहाँ अगर जो इतना पानी में ये तैर रहा है शिप, तो इधर जैसे ही समुद्र में जाएगा तो उठा हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि नदी के जल के अपेक्षा समुद्र का जल अधिक घन, उसमें अधिक घनत्व होता है, यानी कि उस अधिक सघन होती है। क्योंकि हम जानते हैं अधिक घनत्व क्यों होता है, उसमें नमक पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसके कारण घनत्व अधिक होता है। और अधिक होने के कारण सोचिए, अगर जो अधिक है तो नाव जो है तैरना आसान होता है, क्योंकि वह ऊपर उठा हुआ रहता है। तो घनत्व जितना होगा उतना हम लोग को तैरने के लिए आसान होगा। अगर जो समुद्र में कोई जहाज जाती है तो वो थोड़ा उठ जाती है, तो घनत्व अधिक तो उठा हुआ अधिक, घनत्व कम तो उठा हुआ कम। तो इसी से आप लोग आसान से मार सकते हैं, उठा हुआ अधिक तो घनत्व अधिक, उठा हुआ कम तो घनत्व कम। तो देख लीजिए, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों है, किसकी वजह से है, तो समुद्र में जल नमकीन होने के कारण, समुद्र में जल का गहरा होने के कारण, समुद्र जल भारी होने के कारण, समुद्र जल हल्का होता है नहीं, समुद्र में नमकीन होता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसके कारण घनत्व अधिक होती है। उसी कारण जो है समुद्र में तैरना जो है नदी की अपेक्षा आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं। आवृत्ति को मापा किससे, आवृत्ति को हम लोग किस चीज से नाप सकते हैं, जैसे कि आवृत्ति जो है किसके मापने की इकाई है, कौन सा इकाई है जिसके कारण जो है हम लोग आवृत्ति को माप सकते हैं। तो हर्ट जो है आवृत्ति की मात्रा है। आवृत्ति की मात्रा क्या चीज है, हर्ट्ज। आवृत्ति की मात्रा क्या चीज है, हर्ट्ज। आवृत्ति की मात्रा अगर जो पूछ दे तो हर्ट्ज है। मीटर पर सेकंड किसकी मात्रा है, वेग की, किसकी, वेग की। और बता देते हैं रेडियन किसकी है, तो कोण की, रेडियन किसकी है, कोण की। उसके बाद वाट से विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं। वाट से हम लोग क्या चीज, विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं। विद्युत धारा को मापते हैं किस चीज से, वाट से, विद्युत धारा को। तो यही देख ली। हर्ट्ज मतलब कि आवृत्ति मतलब सुनने के जो मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड जो है, मीटर पर सेकेंड किसकी है, मीटर पर सेकेंड वेग की है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मीटर पर सेकेंड की जो मापने की इकाई है वो क्या चीज़ की है, वेग की। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बोल रहे थे दिक्कत, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मीटर पर सेकेंड वेग से मापते हैं, इसमें कोई दिक्कत। रेडियन जो है कोण का है, और वाट जो है विद्युत धारा को मापते हैं। यानी विद्युत धारा यानी कि विद्युत शक्ति भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या चीज़, विद्युत शक्ति भी कह सकते हैं। विद्युत धारा वही सेम हो गई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देख ली, तो आवृत्ति मतलब आवाज़ कह सकते हैं, यानी ताड़त्व कह सकते हैं। अगर जो सामान्य मनुष्य है तो कितना हर्ट्ज का तक सुन सकता है, तो 20,000 हर्ट्ज जो है सामान्य मनुष्य सुन सकता है। कोई अभी आवाज़ जो है सामान्य मनुष्य अगर जो हम लोग सुनते हैं तो 20 हर्ट्ज तक
सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर जो कम होगी तो उसको हम लोग नहीं सुन सकते। लड़कियों का तरत्व जो होता है काफ़ी कम होती है, देखते होंगे नहीं, तारत्व लड़की की आवाज़ जो है उसकी तारत्व अधिक होती है, जिसके कारण देखते हैं सबसे अगर जो मधुर आवाज़ की अगर जो बात की है तो सब बोलेंगे कि लड़की को आप लोग लड़की पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वही से आप लोग लड़की भी बोल सकते हैं। लेकिन बिल्ली की आवाज़ में तारत्व सबसे अधिक होती है। लड़की की आवाज़ बिल्ली की तरह होती है और लड़का की आवाज़ शेर की तरह होता है, जहाँ जाता है वहीं दहाड़ता है। तो शेर बनिए और बिहार पुलिस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ट्यूबलाइट देखे होंगे आप लोग, जिसको शादी विवाह में जो पारा का उपयोग किया जाता है, यानी बड़ा बड़ा हाइलोजन, उसमें जो लाइट लगी होती है उसी को हम लोग ट्यूबलाइट कहते हैं। क्या चीज़? ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन भरी होती है। कौन सा गैस? आर्गन भरी होती है। आर्गन और उसकी जो लाइट होती है, वो जो थोड़ा सा जो फिलामेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं वो ट्यूबलाइट में, तो वो इसमें जो है मरकरी भरा होता है। आर्गन और मरकरी होता है। क्या चीज़? आर्गन और मरकरी, आर्गन और मरकरी भरा होता है। अब वो जो हम लोग 10 रुपये में बल्ब लाते हैं, जो येलो वाला बल्ब होता है, उसमें क्या क्या चीज़ भरा होता है? तो उसमें जो भरा होता है गैस, वो आर्गन भरा होता है और नाइट्रोजन भरा होता है। उसमें जो बल्ब, जो 10 रुपया वाला पीला वाला बल्ब लाते हैं, उसमें क्या चीज़? आर्गन और नाइट्रोजन, और ट्यूबलाइट में जो होती है आर्गन और मरकरी भरी होती है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल जो है किसके मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग किया करते हैं? तो किसको मापने के लिए हम लोग डेसिबल को प्रयोग करते हैं? तो यानी ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता, यानी प्रकाश की तीव्रता कितना स्पीड से चल रहा है प्रकाश, उसको मापने के लिए हम लोग फोटोमीटर का उपयोग किया करते हैं। क्या चीज़? फोटोमीटर। फोटोमीटर का उपयोग किस प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। भूकंप को मापने के लिए मापने वाला जो यंत्र होता है रिक्टर स्केल। क्या चीज? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से जो है हम लोग भूकंप को मापते हैं। भूकंप की तीव्रता कितनी होती है, यानी कि कितना स्पीड में आया भूकंप, उसकी तीव्रता को मापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं, और प्रकाश की तीव्रता को हम लोग मापने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आपसे हमारा अगर जो पूछ दे प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर घंटा होती है, पर सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, सॉरी गलती हो गई। नेक्स्ट देख लीजिए, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल का उपयोग किया जाने वाला कौन सा तरंग होता है? यानी कि टीवी हम लोग चलाते हैं तो रिमोट कहाँ किधर गई, मैं रिमोट को बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरा रिमोट हो गया, और हम लोग जो इसको जलाते हैं यानी कि यहीं से टीवी को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसमें जो है कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है जिसकी इतना दूर से जो है टीवी पकड़ लेता है? और हम लोग कह सकते हैं ब्लूटूथ भी कौन सा रे के कारण जो है पकड़ लेता है? तो अवरक्त किरण के कारण, यानी ब्लूटूथ हो गई, टीवी हो गई, इसमें अवरक्त किरण के कारण जो है दूर से हम लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक्स किरण के बारे में जानते होंगे कि एक्स किरण के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब हाथ पैर टूट जाता होगा तो एक्सरे करवाते हैं, तो चिकित्सा में जो प्रयोग किया जाने वाला होता है एक्स किरण हो जाता है। जिस प्रकार से फोटोस्टेट मशीन में भी दो एक्स किरण का प्रयोग, यानी कि उस पर सूत जाइएगा, यानी तो आपको पूरा स्क्रीन को फोटो कॉपी करके निकाल देगा। तो फोटो कॉपी करवाना है तो चिकित्सा के एक्स किरण का। पराबैंगनी किरण आप लोग बहुत जानते होंगे। पराबैंगनी किरण यानी कि जो सूर्य के प्रकाश से जो किरणें निकलती हो, पराबैंगनी किरण होता है, यानी कि विटामिन डी का ये काम करता है। विटामिन डी में जो ये काम करता है, कौन करता है? पराबैंगनी किरण। और अगर जो हम लोग गामा किरण की बात कर लेते हैं तो यह बैक्टीरिया को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है? गामा किरण का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारी जो
चल रही है बिहार पुलिस का जो बैचेज चल रही है सेट प्रैक्टिस का, मैं टोटल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि हर एक सेट अगर जो आप 20-30 सेट लगा लेंगे तो क्वेश्चन तो छूटने वाला तो नहीं है। और करेंट अफेयर्स की भी क्लास चलती है। करेंट अफेयर्स की क्लास जो है सुबह डेली 6 बजे जो है रिकॉर्डेड बैच आती है, उसको भी आप करें ताकि करेंट अफेयर्स भी आपको काफ़ी मजबूत हो जाए, वो भी रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर। तो आप लोग जो है दिल से तैयारी कीजिए, दिमाग से हर डिसीजन लिया हुआ धोखा देता है। सबसे पहले अगर जो हम लड़की को देखते हैं तो आंखों से देखते हैं, धोखा देता है। दिल पर लेते हैं, दिल उसको फील करता है, महसूस करता है, उसके बाद ये भी रग को यानी रक्त को पहुंचाता है और उसी के नाम पर जो है धड़कने लगता है, ये भी धोखा देता है। तो धोखा नहीं लेना है। दिमाग सबसे पहले दिमाग ऑर्डर देता है कि वो कैसी लड़की है, तो सबसे ज़्यादा तो यही धोखा देता है। दिल से लिया हुआ डिसीजन जो है सबसे बढ़िया होती है। तो आप लोग भी दिल से ही डिसीजन लें, इन्हीं के दूसरा चीज़ पर दिल से डिसीजन ले लें ताकि आपको हानि हो जाए। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होती है? ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक कहाँ होती है? तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग विभिन्न होती है, यानी जिस प्रकार से माध्यम जैसा होगा ध्वनि का वेग वैसा होगा। यानी कि अगर जो हम कह दें कि ध्वनि का वेग, अगर जो हम लोग कह दें इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, यानी कि जब ट्रेन जाता होगा तो देखते होंगे ट्रेन बहुत दूर चल गई है। पहले देखते थे कि पहले के ज़माना में कुछ जो बुजुर्ग लोग थे वो बताते हैं कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। हम लोग कैसे पता करते थे? तो पटरी होता था, उस पर कान लगा कर देखते थे तो धक 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 का आवाज़ आता था, तो इसका मतलब जो है ट्रेन आ रही है। यानी कि इस्पात में जो है ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। उसके बाद तरल में आते हैं, इस सबसे अधिक जो होता है इस्पात में होता है। उसके बाद अगर जो हम जल की बात करें तो जल तरल पदार्थ हुई, उससे इस्पात से कम हो जाती है, किसमें? जल में हो जाती है। उसके बाद उससे कम क्या चीज़ में? वायु में हो जाती है। और निर्वात में तो दल ध्वनि का वेग होबे नहीं करता। अगर जो निर्वात में वायुमंडल से हम लोग ऊपर चल जाएंगे तो एक दूसरे से अगर जो हम कुछ बोलेंगे तो आपके पास आवाज़ नहीं जाएगी। इसीलिए निर्वात उसी को कहते हैं, जहाँ वायुमंडल नहीं होता है उसे हम लोग निर्वात कह देते हैं। जहाँ वायुमंडल नहीं होता उसको क्या चीज़ कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की ध्वनि की चाल नहीं होती है, ध्वनि की चाल नहीं होती है, ध्वनि की चाल नहीं होती है, ध्वनि की चाल नहीं होती है। सबसे अधिक किस में होती है? तो इस्पात में होती है। सबसे अधिक जो होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि ये भी माध्यम पर डिपेंड करता है। आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जिस प्रकार से हम एक बना दिए, एक कांच है, क्या चीज़ है? कांच है, और कांच है, और यहाँ ये निर्वात है, इसमें वायु है, वायु। अगर जो प्रकाश की किरणें, ये जो हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रकाश की किरणें यहाँ से यहाँ टकराएं तो वायु से, यानी वायु या निर्वात कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वायु से यानी विरल माध्यम से कोई अगर जो प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ता है। क्या चीज़? अभिलंब की ओर मुड़ता है। अगर जो जिस प्रकार से यह कांच से अगर जो हम लोग वायु में भेजे तो अभिलंब, ये जो अभिलंब है अभिलंब से दूर भागता है, दूर। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब प्रकाश की होता है तो यानी कि हीरा से कह रहा है कांच हीरा, यानी हीरा हो गई, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हीरा, जिस प्रकार से हीरा है, और हीरा से जो है हम लोग यहाँ कांच रख देते हैं, और इससे जब हम प्रकाश अगर जो हम प्रवाहित करेंगे तो यह अभिलंब हो गया। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि ये थोड़ा भी नहीं, जैसे ही हीरा से हम लोग प्रकाश को गुजारेंगे तो कांच में अगर जो आ रही है तो ये टोटल जो है अभिलंब की, जो ये अभिलंब है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये डायरेक्ट ई पार से ई पार रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। तो इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश जब हीरा से हम लोग अगर जो कांच में गुजारेंगे तो हीरा से कांच में गुजारने पर जो होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या चीज़ है? विटामिन सी का तो सबसे उत्तम, यानी जो जितना खट्टा विटामिन सी ओरे में उतना ज़्यादा। लड़की के बढ़िया लगता है खट्टा,
देखिएगा कि लड़की फोकचा खाती है, अगर जो गर्लफ्रेंड होगी भाई आप लोग की, तो उसको फोकचा का कभी पानी पूरी का ऑफर नहीं दीजिएगा। अगर जो पानी पूरी का ऑफर दे दिए तो जेब के साथ साथ शर्ट पैंट भी खोला करके वो इतना फोकचा खाएगी, तो उसको कभी नहीं दीजिएगा। तो विटामिन सी किस में होती है, जो जितना खट्टा उसमें विटामिन सी उतना ज़्यादा होता। तो आंवला तो इसमें सबसे ज़्यादा खट्टा नज़र आ रहा है, आंवला से ज़्यादा तो कुछ खट्टा है ही नहीं। तो विटामिन सी, और देखिए कि अगर जो हम बात कर लेते हैं विटामिन सी की, अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी अब रफ्तार में चलेंगे, तो विटामिन सी जो जितना खट्टा होता है, और अस्कर्वी भी इसके कारण नहीं होता है। क्या चीज़? अस्कर्वी जानते हो ना आप लोग क्या चीज़? घेघा रोग। तो ये तो ऐसे आप जानते होंगे कि आयोडीन की कमी से होती है। और अगर जो हम लोग दांत की अगर जो बात कर लेते हैं, दांत में पीलिया हो जाता है, तो दांत में पीलिया यानी विटामिन सी अगर जो आपको प्रचुर मात्रा में है, तो जो दांत से रक्त निकलने लगता है, तो उसमें भी विटामिन सी बहुत बढ़िया योगदान होती है। तो जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सभी में विटामिन सी पाई जाती है, इतना आपको याद रखना होगा। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली की मुकदमे पर पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? यानी आज़ाद हिंद फौज की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आज़ाद हिंद फौज जो है इसकी स्थापना किसने किए थे। तो अलग जगह अलग, अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले लाए थे 1942 में, लेकिन भारत में नहीं, सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस 1942 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस जो 1942 में इन्होंने सिंगापुर में, कहाँ? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। अगर जो हम भारत में बात कर लेते हैं तो 1943 ईस्वी में रास बिहारी घोष ने 1943 ईस्वी में भारत में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। और रास बिहारी घोष ने जो है अफगानिस्तान में भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। तो आज़ाद हिंद फौज को जो है दूसरा जब विश्व युद्ध चल रहा था 1939, दूसरा विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक चली थी, उसी समय जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज में जब दिल्ली में जब इस पर मुकदमा चलाया गया कि आज़ाद हिंद फौज जो है इलीगल वर्क करता है, तो इसमें जो सब ने पैरवी लगाना शुरू कर दिए। और इसमें कौन है जो पैरवी लगेबे नहीं किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसमें पैरवी नहीं लगाए थे। ऐसे तो प्रथम गृह मंत्री हैं, कानून के बढ़िया ज्ञाता थे, लेकिन पैरवी नहीं लगाए, तो ये भी दुखे के बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये तो सब बता सकते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी भी है। तो जॉर्ज वाशिंगटन, और जॉर्ज वाशिंगटन ने कब से कब तक रहे थे? 1789 ईस्वी से लेकर के 1797 ईस्वी तक। कब तक? 1787 ईस्वी से लेकर 1797 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन रहे। ए नेशनल इन डे मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे हैं। पुस्तक की जो लिस्ट है, मैं करेंट अफेयर्स जब पढ़ाता हूँ तो उसमें टोटल पुस्तक जो है लिस्ट दे देता हूँ। और ये तो प्रीवियस ईयर का है, चल रहा है प्रैक्टिस, तो प्रीवियस ईयर का मैं सबसे पहले प्रैक्टिस। और अगर जो आपको पूरी बुक एंड ऑथर पढ़नी होगी तो करेंट अफेयर्स में भी चलती है, और अलग से स्टैटिक की क्लास भी 1-2 ले लेंगे, ताकि आपको बुक ऑथर के जो है, बुक ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये खत्म हो जाएगी। देख लीजिए, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। तो ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो ये हैदराबाद में जो 1948 ईस्वी में, कब? 1948 ईस्वी में जो है, ये 13 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक चला था। कौन सा युद्ध? पोलो, ऑपरेशन पोलो। और इसमें क्या चीज़? सैनिक कार्यवाही के लेकर के हुआ था। कहाँ? क्या किसके लेकर के हुआ था? सैनिक कार्यवाही को लेकर के हुआ था।
और यह कहाँ हुआ तो हैदराबाद। तो सोचिए याद कीजिए कि ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है, तो सैनिक कार्रवाई से जुड़ा है। सैनिक कार्रवाई किस में नजर आ रहा है, तो यह जूनागढ़ भी 2 गो है, लेकिन आपको बता दिए थे जो ऑपरेशन पोलो चला है तो वो हैदराबाद में चला है 1948 ईस्वी से लेकर के 1948 ईस्वी में 13 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक हुई थी। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए हैं, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए हैं, तो ये तो कुल जानते हैं भगत सिंह। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो भगत सिंह दिए हैं, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का लेखक कौन है, लेखक कौन है, ये तो कोई तो लिखवे किए होंगे। तो आप लोग बता सकते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद के जो हैं लेखक कौन है, तो मौलवी हसरत मोहानी। कौन है, मौलवी हसरत मोहानी। मौलवी हसरत मोहानी हैं जो लिखे हैं इंकलाब जिंदाबाद, और नारा किसने दिए हैं, भगत सिंह। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए हैं, बता दीजिए। राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन कब किए हैं, तो 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन रॉय। अगर जो आपसे पूछे तो दयाराम सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं किस समाज की स्थापना किए हैं, आर्य समाज की स्थापना किए हैं। कब किए हैं, तो 1875 ईस्वी में हैं जो किए हैं आर्य समाज की स्थापना। अब आप लोग एक बता दीजिए, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन कौन किए हैं, ये तो सबसे पहले 1897 ईस्वी में हुई है। 1897 ईस्वी में कौन किए हैं, ये बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए कौन किए हैं। तो ये जो है एक मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ताकि ये तो सिंपल है, सब जानते हैं कि कौन किए हैं। भारत के जो है दूत हैं, गए थे तो बोले अपने भाषण में, इतना बता देता हूँ, ये अपना भाषण में बोले थे माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हुआ जो है इनकी अवहेलना की गई थी कि सबको भाई और बहन, माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर किया गया था। तो बता दीजिएगा, मैं ही बता दूं क्या, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ ब्रह्म समाज दे दिया है, तो हो सकता है रामकृष्ण मिशन दे दे, आर्य समाज दे दे, ये कोई भी दे सकता है। तो इसको आप आसानी से मार सकते हैं। किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, तो 1921 ईस्वी में जो अहमदाबाद 1921 ईस्वी में जो अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, क्या चीज, कांग्रेस अधिवेशन, उसमें जो है यह मांग उठाई गई थी। और किसने, मौलाना हसरत मोहानी जो हैं, इन्होंने यह मांग उठाई थी। मौलाना हसरत महल हैं जो यह मांग उठाई थी। और 1921 में अगर जो अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसकी जो अध्यक्ष कौन कर रहे थे, इसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे, तो हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां जो हैं इसके अध्यक्ष कर रहे थे, 1921 अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ है, तो दिसंबर 1927 ईस्वी में। कब, दिसंबर 1927 ईस्वी में जो है क्या, किसकी, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स। इसमें जो है लगभग 700 जो है राजनीतिक दल भाग लिए थे, राजनीतिक दल भाग लिए थे। राजनीतिक दल जो है इसमें लगभग 700 जो है राजनीतिक दल भाग लिए थे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या चीज था, तो प्रथम जन आंदोलन, आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि आप जानते हैं कि नील आंदोलन जो 1917 ईस्वी में हुई है, भारत 1917 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुई है, नमक आंदोलन 1930 ईस्वी में हुई है, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुई है, आप जानते हैं। लेकिन क्या पूछ दिया है, प्रथम जन आंदोलन। जन आंदोलन मतलब बहुत सारे जो हैं लोग इसमें भाग लेने वाले। तो नील में जो हुई है, नील की क्रांति जो हुई थी, नील क्रांति, नील में सत्याग्रह यानी कि
बिहार के चंपारण सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसमें नील की खेती करने वाले किसान, जो इसमें अंग्रेज जो है 3 कठिया प्रणाली लगा दिया था कि 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करना जरूरी है, जिसके कारण महात्मा गांधी बिहार आए थे, बिहार के चंपारण में, और नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनको सहयोग किए थे और इनका विद्रोह, अंग्रेजों को विद्रोह किए थे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे। और तो यह जन आंदोलन नहीं था, जन आंदोलन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने, जिसमें हेलो आवाज आ रही है ना, हाँ, जिसमें महात्मा गांधी ने 1920 पूरी जो आह्वान किए थे, और महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा का प्रचार भी हुआ था असहयोग आंदोलन के कारण। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी में जो है चौरा चौरी कांड के कारण यह जो है समाप्त कर दिया गया था। महात्मा गांधी जी बोले थे कि यह जो हमारा आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीका से यह आंदोलन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरठपुर के छावनी जिले में जहाँ चौरा चौरी कांड होता है, चौरा चौरी है जहाँ, वहाँ जो है महात्मा गांधी की काफिला जहाँ चल रही थी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी सहित 1 दरोगा जो है यहाँ मारना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण भीड़ जो है उग्र हो गया और थाना में आग लगा दिया गया। 22 पुलिस और 1 दरोगा को वहाँ जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी जो है यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो पहला पूछ दे आपको जन आंदोलन कौन सा है, तो असहयोग आंदोलन। गलती नहीं करना है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनको क्या चीज़ कहे थे, राष्ट्रपिता कहे थे। अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं महात्मा कौन कहे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा कहे थे। अर्धनग्न फकीर कौन कहे थे, विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर कौन कहे थे, विंस्टन चर्चिल क्या कहे थे, अर्धनग्न फकीर। और महात्मा गांधी जो है जो हमारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके कारण जो है महात्मा गांधी केसरे ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि त्याग दिए थे। तो डेली देखते रहिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन को रिवीजन। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया, तो कब किया, तो सत्याग्रह की अब बात आ गई है, जन आंदोलन के नहीं। सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील की खेती करने वालों किसान के साथ किए थे, वो 3 कठिया प्रणाली के कारण। और 1918 ईस्वी में जो हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर को जो हुआ था 1918 ईस्वी में, यानी कि कॉटन का जो मिल मजदूर थे अहमदाबाद में, तो मजदूर आंदोलन जो था यह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन 1917 में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, जिसके कारण हम लोग मानेंगे मजदूर का कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह शुरू किए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम वायसराय बोल दिया आपको, अंतिम वायसराय भी कौन है, यानी भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम क्या चीज, गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भी थे। अगर जो पूछ दे स्वतंत्र भारत का यानी बोले हैं स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता मिली है, तो स्वतंत्र भारतीय जो हैं प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सी गोपालचारी यानी राजा गोपालचारी जो है प्रथम क्या चीज थे, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। देख ली, किसका शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो किनके शासनकाल में, उदायन के शासनकाल में। उदायन कौन सा वंश के थे, हर्यक वंश के थे। कौन सा वंश के थे, हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। और अगर जो हम बात कर ले तो उदायन का पिता का क्या नाम था, पिता अजात शत्रु। और तो ये जो है पाटलिपुत्रा की स्थापना किए थे
सोन और गंगा नदी के तट पर, सोन और गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। और इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी, राजधानी भी पाटलिपुत्र ही बनाई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र। अगर जो आपसे पूछ दे पाटली सबसे पहले बिंबिसार अजात शत्रु के शासनकाल में सबसे पहले जो थी मगध का, जो मगध की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो मगध का राजधानी कौन था? मगध का राजधानी कौन था? तो यह राजगिरी था। कौन? राजगिरी। कौन था? राजगिरी। तो इसको आप ध्यान से, इतिहास का पोर्शन है, बढ़िया से इसको मालूम कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा भाग जो है पाकिस्तान में है? तो सभी सिंधु सभ्यता आपको दिखाई दे रही है, तो ये कौन सा भाग है जो पाकिस्तान में पड़ता है? तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है और यह रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। कौन? आलमगीरपुर। तो आपको याद देखिए, इसको करना होगा ताकि आपको इस बार जो है सिंधु घाटी पूछ दी है, हो सकता है हड़प्पा पूछ दे कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो लोथ होता है जो भोगता है, तो भोगवा नदी के किनारे। कहाँ? गुजरात में। लोथ है भोगेगा गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बड़ी फेमस जगह है। हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ? घग्गर नदी के किनारे। देख लीजिए, पुराणों की संख्या कितना है? 18। वेद की अगर जो संख्या पूछ दे, इस बार हो सकता है वेद की भी पूछ दे, तो 4 वेद है। ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण मतलब क्या चीज? मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु आप लोग बता दीजिए कि कहाँ हुई है महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में। और कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व। 483 ईसा पूर्व। अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था जन्म? तो जन्म हुआ था कपिला वस्तु बोल दी। लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था जन्म। और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु तो कुशीनगर में बता ही दिए थे। कैसे इनका मृत्यु हुआ था? रक्तसार जो रोग है जिनके कारण इनको मृत्यु हो गया था। इनके शिष्य थे चंदू ने इन्हें प्यार से जो है मांस खिला दिया, सुअर का मांस खिला दिया था, जिसके कारण जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब सोच रहे होंगे कि गौतम बुद्ध इतना महान संत थे तो ये फिर मांस मछली क्यों खाएं? तो चंदू इनका शिष्य था और इतना प्रेम से खिलाया था, उसके प्रेम को देख करके गौतम बुद्ध मोहित हो गए, जिसके कारण यह सुअर के मांस खा गए और उसी दिन जो है रक्तसार बीमारी इनको हो गया और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपन दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सबसे पहले जानेंगे दीवान किसको कहते हैं? तो दीवान यानी कि जिसको हम लोग राज्यकोष कह सकते हैं। क्या चीज़ है? राजकोष यानी कि राज्य की जो पूरी संपत्ति होती है, धन दौलत जो होती है, उसको देखभाल करने वाला कौन व्यक्ति था? मुजफ्फर खां तुर्बती था। निम्नलिखित में किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो टंका नामक सिक्का कौन चलाया था? इल्तुतमिश ने 2 सिक्का चलाया था। एगो चलाया था टंका चांदी का। किसका? चांदी का सिक्का चलाया था टंका। दूसरा क्या था? तांबा का जीतल कौन? इल्तुतमिश चलाया था। और शुद्ध अरबी सिक्के अगर जो पूछ दे आपसे, शुद्ध अरबी सिक्का
शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया है? तो शुद्ध अरबी सिक्का भी इल्तुतमिश ने ही चलाया है। इल्तुतमिश गुलाम वंश के थे, गुलाम वंश के थे। और अगर जो पूछ दे कुतुब मीनार जो है इसका बनाने की पूर्ण काम कौन किए हैं, पूरी तरह से बना दिए हैं कौन? तो इल्तुतमिश ने पूरी तरह से बनाए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्टार्टिंग किए थे, नींव डाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार के, लेकिन पूरा किए हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद जो हैं इल्तुतमिश हैं, और यह गुलाम वंश के हैं। गुलाम वंश कैसे? मोहम्मद गौरी जो थे भारत आए थे, उनका एक भी संतान नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छी लाइनें मोहम्मद गौरी कहे थे कि सभी राजा को तो एक दो संतान है, पर हमारा जो है ये पूरा राज्य के जितने भी लोग हैं वो हमारे ही संतान हैं। तो राजा को यही सोचना चाहिए कि सब जो है मेरे अपने संतान हैं, जिस प्रकार से हमारे भारत के प्रधानमंत्री और अपने राज्य के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। तो वही सब जो है, तो उन्होंने जब जहाँ जहाँ अपना क्षेत्र जीता हुआ क्षेत्र छोड़ के गए, वहाँ के जो गुलाम बने आए हुए थे उनको दे दी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर करके खत्म। उनका दामाद जो है इल्तुतमिश कुछ दिन के लिए उनके बेटे बने थे, लेकिन इल्तुतमिश ने उनको मार करके खुद गद्दी पर बैठ गए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह जो था अंतिम मुगल सम्राट था। मोहम्मद शाह। अब देखिए मयूर सिंहासन को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। अगर जो आपसे पूछे तख्त ए तियास, तख्त ए ताउस, क्या चीज? ताउस, तख्त ए ताउस। मयूर सिंहासन का दूसरा नाम है तख्त ए ताउस। अगर जो पूछ दे मयूर सिंहासन यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था। कहाँ? करनाल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यह मोहम्मद शाह और नादिर शाह। किनके बीच? नादिर शाह। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद शाह हार गए थे। और हारने के बाद जो है नादिर शाह ने इस मयूर सिंहासन को ईरान लेकर चले गए। और मयूर सिंहासन जो था काफ़ी कीमती था। मयूर सिंहासन में 6 गो पिलर थे, 6 गो पिलर जो है सोना का बना हुआ था। उसमें बहुत सारे कीमती धातु लगे हुए थे, जिस प्रकार से हम लोग सोना, हीरा, 186 कैरेट का सोना लगा हुआ था, शुद्ध हीरा लगा हुआ था, पन्ना, पुखराज, और उसमें 3 सीढ़ियाँ था। 3 सीढ़ी था, उस पर से चढ़ करके जो है हमारे शाहजहाँ जो मयूर सिंहासन बनाए थे उस पर से चढ़ करके जाते थे, उस पर बैठते थे और फैसला सुनाते थे। तो मयूर सिंहासन सबसे फेमस है। तो नादिर शाह उसको ईरान लेकर चला गया। वो रूगी जानते हैं कि सबसे कीमती धातु है, जिसको अगर जो हम कह सकते हैं कि अगर जो हम रूगी को लाइट में, पुरानी जो पहले की रानियाँ होती थी रूगी का ही जो है ज्वेलरी पहनती थी। रूगी के अगर जो धूप में रख दीजिएगा 1 घंटा ना, तो 1 घंटा के बाद वो अंधेरा रूम में अगर जो धर दिए तो पूरा रूम लाइट रहेगा। लेकिन अगर जो उस प्रकार से अब अगर जो हम पहन के चले रूगी को, और देखते हुए कि चैन पहनकर सोना उना के चल जाए उतना मोटा मोटा जितना के रानी पहन कर चल जाती है, तो पता चलेगा वो चैन तो है, वो आभूषण तो है, लेकिन हमारा मुड़िए नहीं है, मुड़िए काट के लेकर चल जाएगा, सिरे काट के। तो अब वही से कीमती धातु का जो है रेट भी बढ़ गया, ताकि मुड़ी नहीं कटवाओ और खरीदवो नहीं करो। तो इस प्रकार से जो है नादिर शाह लेकर चल गए। फिर उसके बाद वो अंग्रेज आए, उसका कुछ तहस नहस कर दिए, कुछ बेच दिए। अभी ये शायद ब्रिटेन में है और इंग्लैंड में, और मोदी जी से उम्मीद है कि इसको लेकर के आए भारत में मयूर सिंहासन को। केंद्र सरकार ने कहाँ पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम खोले हैं? तो पुडुचेरी में जो अंडर वाटर, यानी कि पहले तो हम म्यूजियम जानते थे कि
पहले तो हम लोग म्यूजियम जानते थे कि यानी कि पुरानी वस्तुओं के जो रखा जाता था उसको, लेकिन अंडर वाटर यानी पानी के अंदर, पानी से 26 मीटर अंदर जो है यह म्यूजियम को बनाया गया है, अंडर वाटर म्यूजियम। तो सबसे पहला कहाँ, पुडुचेरी। अगर जो आपको इसको देखना होगा तो सबसे पहले तैरना होगा। तैरना नहीं आता है तो नहीं तैर सकते। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि फिर हेरा फेरी मूवी में देखते होंगे, बाबूराव बोलता है कि लैट्रिन जाना, संडास जाना है तो गाना आना चाहिए, गाना नहीं आता है तो उसमें गेट नहीं है, संडास नहीं जा सकते। उसी प्रकार से अगर जो म्यूजियम देखना है आपको तो क्या चीज़, तैरना आना चाहिए। तैरिएगा नहीं तो 26 मीटर गहरा में है, आप देख नहीं सकते हैं। तो तैरिए इसको तब जाइए म्यूजियम देखने के लिए। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित, तो लाया तो गया था 75 ईस्वी में, लेकिन उन्मूलन किया गया है। उन्मूलन की अगर जो बात कर लेते हैं तो उन्मूलन जो है 1976 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है, 1976 ईस्वी में जो है इसका उन्मूलन किया गया है। बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर किसको कह सकते हैं, यानी किराया का मजदूर, यानी कि दास जिसको हम लोग कहते हैं। पहले बंधुआ मजदूर चलता था कि जिस प्रकार से अगर जो हमारे पिताजी किन्हीं के यहाँ काम करते हैं तो हमको भी कामें करना होगा दास के रूप में, तो उसको हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो बंधुआ मजदूर समझ गए, तो उसका उन्मूलन 1976 ईस्वी में। 19 जून 2019 को किस सोशल मीडिया कंपनी ने लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है, तो फेसबुक ने किया है। किसने किया है, फेसबुक ने किया है। किस देश द्वारा 2020 में G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी की जाएगी, तो भारत में किया गया है। और 2023 में भी अभी जो चल रही है G20 वो भी कहाँ किया जा रहा है, भारत में ही भी किया जा रहा है। कुछ भी दिन पहले जम्मू कश्मीर में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य में संबोधित किया है, तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। उससे पहले अगर जो 42वां संशोधन जो हुआ 1976 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1976 ईस्वी में। इससे पहले जो है एक भी अगर जो मौलिक मूल संविधान में अगर जो पूछ दे कि मूल्य संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना है, मूल्य संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना है, तो मूल्य संविधान में मौलिक कर्तव्य 0/सन्नाटा है, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कितना, 10 मौलिक कर्तव्य कितना, 10 मौलिक कर्तव्य। अगर जो बात में वर्तमान में बात करते हैं तो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है एक और मौलिक अधिकार जोड़ा गया। और वर्तमान में टोटल अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। कितना वर्तमान में है, 11 मौलिक कर्तव्य है। और जो है 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण क्या चीज़, स्वर्ण सिंह समिति जो आई थी, आप लोग जानते हैं स्वर्ण सिंह समिति। ये भी पूछ सकती है कि इस समिति के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भारतीय तीर यानी कि तीर इसको कर लीजिए, तीरों की संख्या, कुल संख्या कितना है, तो यानी कि जो भारत के ध्वज होता है इसमें अशोक चक्र जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें तिलियों की संख्या कितना है, तो तिलियों की संख्या 24 है। और बता दीजिए आप लोग कितना है, 24 है। और अगर जो आपसे अगर जो पूछ दे कि तिरंगा को कब अपनाया गया है, तिरंगा को कब अपनाया गया है, तो यह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को जो है इसको अपनाया गया था, तिरंगा को अपनाया गया था। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम आरंभ कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। यानी कि 2 अक्टूबर समुदाय कार्यक्रम यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसको हम लोग कह सकते हैं, पंचवर्षीय योजना, इसको सामुदायिक कार्यक्रम कहते हैं। और यह 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में किया गया था। और अगर जो हम बात करते हैं इसमें क्या किया था, शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा। हमारे भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ग्रामीण शिक्षा, स्वच्छता पर जोर दिए थे। और पूरी तरह से यह लागू नहीं हुआ था, और इसमें जब से सबसे पहले लागू हुआ था 248 ब्लॉक में ही लागू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे
1962 ईस्वी में अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो भारत के संपूर्ण भाग में जो है यह ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता लागू हो गई थी। अब देखिए मैथ आ गई है आपके बीच, तो मैथ भी आपको बनानी होगी। हाँ, मैथ भी बनानी होगी आप लोगों को, तो क्योंकि बिहार पुलिस में के सिलेबस में तो मैथ आते हैं, 10 मैथ आते हैं, तो मैथ आ गई है तो इसको बना। 2 बस एक समय दिल्ली से आगरा चलता है, दिल्ली से आगरा 2 बस जो है दिल्ली से आगरा चलती है, एक दूसरे से 30 किलोमीटर, यानी ये वाला है दिल्ली, ये वाला क्या चीज़ है, आगरा। कोई दिक्कत, ये दिल्ली है, ये आगरा है। अब हमारा बस चलाना है, यह बस है, ये वो एने में बस आएगा, 2 गो बस है, क्या चीज़, चलो रे बस, 2 बस है। ये दोनों के बीच अगर जो कुल दूरी हम लोग कर दे तो 300 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए कर रहा है, दोनों एक दूसरे के बीच आ रहा है, दोनों से एक दूसरे के बीच आ रहा है, तो एगो की चाल जो है, एक बस की चाल 38 किलोमीटर पर घंटा है, एक बस की जो चाल है वो 37 किलोमीटर पर घंटा है, 37 किलोमीटर पर घंटा है। तो पूछ रहा है दोनों कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेगी, तो इसका फार्मूला होता है, यानी विपरीत दिशा में ना है, यानी ई इधर से जा रहा है, ई इधर से जा रहा है, तो विपरीत दिशा का फार्मूला होता है, विपरीत दिशा में लगा समय बराबर विपरीत दिशा में लगा समय बराबर विपरीत दिशा में लगा समय बराबर क्या चीज़ होता है, कुल दूरी बटा कुल चाल मतलब क्या हुआ, दोनों चाल को हम लोग ऐड कर देंगे। अगर जो एक ही दिशा में पूछ दे, एक ही दिशा में यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, तो चाल जो हो जाएगा, चाल माइनस हो जाएगा, क्या चीज़, चाल जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी तो यहाँ तो पूछ रहा है विपरीत दिशा में, एक इधर से है, एक इधर से, तो मिलने में लगा समय। कुल दूरी हमारा कितना है, 300 किलोमीटर, और क्या चीज़, कुल चाल कितना है, एक 38 किलोमीटर चल रहा है और दूसरा जो है 37 किलोमीटर चल रहा है, तो 38 और 37 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 38 और 37 को ऐड कर लीजिए, तो 8 7 15, 3 3 6 1 7, यानी 75, कितना, 75। इसको काटेंगे तो कितना, 4 बार में, तो यानी कुल समय जो लगा है 4 घंटा लगा है, कितना घंटा, 4 घंटा। तो समझ में, ये फार्मूला आपको याद करनी होगी, यानी ट्रेन बस वाला विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, बाकी सेम रहेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा और सामान्य दिशा में एक ही दिशा में चाल घटेगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, विपरीत दिशा में अगर जो कोई चल रही है गाड़ी, तो कुल दूरी बटा कुल चाल जितना है, कुल चाल को जोड़ लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी वही है, यदि मूलधन और उस पर वर्ष ब्याज का बाद मिश्र धन, मूलधन है वो, क्या चीज है, मूलधन, ब्याज का अनुपात यानी अनुपात दिया है, एक मिश्र धन कितना दिया है, 10 और 12 अनुपात में, कितना, 10 और 12, इसको आराम से समझ सकते हैं, 10 और 12 अनुपात में दिया हुआ है, कितना, 10 और 12 अनुपात में दिया हुआ है। तो कैसे होगा, देखिए, यानी कि मूलधन, यानी मूलधन किसको कहते हैं, जो हमारे पास पैसा है। मिश्र धन किसको कहते हैं, हमारे पास पैसा है और जितना हम ब्याज दिए हैं वो दोनों के मिला दिए, तो क्या चीज़ हो गया, मिश्र धन हो गया। तो ये क्या चीज़ है, मिश्र धन। तो ब्याज जरूर होगा 2, ब्याज तो 2, इतना कितना बढ़ा है, तो 2, तो 2 की होंगे, तो मूलधन और प्लस ब्याज, मूलधन प्लस क्या चीज़, ब्याज, तो मिश्र धन हो गया। तो हमरा से पूछ क्या रहा है, ब्याज कितना है, तो मूलधन यानी 2 बटा ब्याज कितना है, मूलधन कितना है, 10 और गुने 100, तो हमरा कितना % ब्याज लगा है, तो 10 से 10 खत्म, ब्याज तो 2 ना यहाँ लगा था, तो कितना, 10 दूना 20% जो है हमारा क्या चीज़ है, ब्याज है। वार्षिक पूछ दे तो ये तो अनुपात में है, और रियल में अगर जो पूछ दे तो कितना, 20% हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगभग लग जाते हैं, तो 365.25 दिन। कैसे होता है, यानी 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.51 सेकेंड
सेकेंड लग जाता है। तो आप बोलिएगा कि आप लोग सर हम लोग जानते हैं कि 365 दिन का एक साल होता है, लेकिन जानते हैं आप लोग कि 4 वर्ष में एक दिन बढ़ता है तो 366 दिन होता है जब लीप ईयर लगती है। तो यही जो है 6 घंटा 9 मिनट और 521 सेकेंड को जोड़कर हम 4 वर्ष में क्या चीज़ कर लेते हैं, एक दिन बना देते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, एक मिश्रधन अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात जो है 1:3 है। उस मिश्र में 5 लीटर अम्ल मिलाया जाता है, यानी कि एगो है क्या चीज़, अम्ल है, और एक क्या चीज़ है, अम्ल और पानी वाटर का अनुपात 1:3 है, और इसमें 5 लीटर जो है अम्ल मिलाया जाता है। तो अम्ल में कितना, 5 लीटर अम्ल मिलाया जाता है। तो डाला जाए तो मिश्रण का कुल अनुपात कितना, तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ी सी फॉल्ट है। इसको अगर जो 1/2 अनुपात में कह दे तो मैं बना सकता हूँ 1/2 अनुपात में। तो यानी कि ये तो रेशियो में वास्तविक नहीं होती, काल्पनिक मान, x लगाकर इसको वास्तविक बना देते हैं। तो क्या चीज़ है, इसको क्या चीज़ बोल दिया है कि अम्ल कितना है, x है, और 5 लीटर क्या चीज़ अम्ल मिला दिया जाता है, और पानी कितना है 3x है, और इसमें तब इसका अनुपात जो मिश्रधन का हो जाता है 1/2, यानी 1:2 का मतलब 1/2 गुना कर सकते हैं, गुना कर लीजिए। तो इसको कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 10 बराबर इधर कितना 3x, इधर ये चला जाएगा तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 10 कट किया तो यानी x के मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x के मान कितना आ जाएगा, x के मान कितना आ जाएगी 5 दूना 10, या हाँ ये 2 एक्स ना है तो इधर घटेगा तो एक ही एक्स ना बचेगा। इधर फिर से देख लीजिए, इतना हो गई। इसके बाद तो जोड़ घटाव आराम से कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 तिरछी गुना करेंगे और फिर कितना बराबर 3x, और तो इसको इधर लेके चल जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। तब हमारा पूछ रहा है कि टोटल मिश्रण जो है इसका मान कितना, तो 3x और 1 4x, x का मान कितना 10, तो 4 गुने 10 कितना हो जाएगा 4 गुने 10 तो कितना 40। लेकिन और कुछ बोला था 5 लीटर अम्ल बाद में मिलाए थे, तो पहलू का रेशियो है 5 लीटर कितना और बाद में अम्ल मिलाए थे तो 5 लीटर है जब बाद में मिलाएगा तो टोटल मिश्रण हमारा जो था कितना, टोटल मिश्रण का हो गया है हमारा 45 लीटर। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन का मैंने फुल डिस्कशन आपके साथ कर दी है। तो आपको बढ़िया लगे तो आगे चैनल को शेयर भी कीजिएगा, मन से पढ़िएगा, इधर उधर नैन मटक्का नहीं करना है। बिहार पुलिस आ गई है, गार्जियन को धोखा नहीं देना है और बढ़िया से पढ़नी है आपको। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट सेट में मिलता हूँ आपसे। तो इतना ही, धन्यवाद।